दोस्तों, सिर्फ एक रात की मोहब्बत कहानी का ये पार्ट 3 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस पार्ट की कहानी बहुत अच्छी लगेगी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों, कहानी को लाइक और वीडियो को शेयर, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। आइए आज के भाग की कहानी सुनते हैं। शादना गेट के अंदर जाने लगती है तो गार्ड एक बार फिर उसे रोकता है। तो वो उसे वार्निंग देते हुए कहती है, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? कौन? वेदांश की होने वाली वाइफ। इतना सुनना था कि गार्ड सर झुकाकर एक तरफ खड़ा हो जाता है और साधना बड़ी शान से विला के अंदर चली जाती है। अंदर से उसे वेदांश की आवाज सुनाई दे रही थी, जो एक लड़की से मुस्कुराकर कह रहा था, मुझे तुम्हारी जैसी ही लड़कियां पसंद हैं, जो बिल्कुल भी रोने धोने वाली ना हो, खुद भी इंजॉय करती हो और दूसरों को भी कराती हैं। वेदांश, जहां तक मैं जानती हूँ तो तुम कभी किसी भी लड़की को दोबारा चांस नहीं देते। राइट, मेरा नाम वेदांश चौहान है, इसलिए मैं किसी को दोबारा चांस नहीं देता। और मुझे तुम्हारी यही अदा सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी है। वैसे तो मैं तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती थी, लेकिन तुम ठहरे भंवरे, जो हर कली पर बैठता तो है लेकिन उसका होता नहीं। वेदांश जोर से हंसते हुए कहता है, मेरे बारे में बहुत रिसर्च करके आई हो। एक अरसे से मैं तुम्हारी दीवानी हूँ। मेरी मॉम तो तुम्हें अपना दामाद बनाने के लिए तुम्हारे दादाजी के पास भी गई थी, लेकिन तुम्हारे दादाजी ने उन्हें बताया कि तुम्हारी शादी पहले ही हो चुकी है। पता है, मेरी मम्मी को तो यकीन ही नहीं हुआ। वेदांश हंसते हुए कहता है, यस, मेरे दादू 100% सही कह रहे हैं। मेरी शादी हो चुकी है और बहुत जल्द मैं एक बड़ा रिसेप्शन देने वाला हूँ। आखिर इस शहर को भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर वो खुशनसीब कौन है जो वेदांश चौहान की बीवी बनी है। सच में यार, वो बहुत लकी होगी। जाहिर सी बात है, वेदांश चौहान जिसका हस्बैंड बने, वो लकी तो बहुत होगी। वो घड़ी की तरफ देखता है और फिर कहता है, रीवा, रात के 7 बज गए। आई थिंक अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। रीवा मुस्कुराते हुए कहती है, तुम मुझसे पीछा छुड़ा रहे हो? जो समझना है समझ लो। ड्राइवर बाहर खड़ा है, वो तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देगा। रीवा अपना पर्स उठाती है और वहां से चली जाती है। शाबना उसकी और रीवा की सारी बातें सुन चुकी थी। जब रीवा बाहर निकल रही थी तो उसने अपने आप को दूसरे कमरे में छुपा लिया था। और फिर रीवा जैसे ही वहां से चली गई तो वो वेदांश के पास जाती है और कहती है, मुझे अभी इसी वक्त तुमसे शादी करनी है। व्हाट नॉनसेंस! शादी क्या मजाक होती है? नहीं, शादी मजाक नहीं होती है, पर प्यार जरूर मजाक होता है। और जब तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला हो तो प्यार को खेल और प्यार करने वाले को जोकर कहते हैं। मुझे लगा था कि 2 महीने में तुम इतना तो समझ जाओगी कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक रात बिताने के लिए प्यार का नाटक किया था। पर यार, तुम तो बहुत बड़ी बेवकूफ निकली। मेरी दिल्लगी को प्यार का नाम दे दिया। हाँ, बेवकूफ तो हूं मैं, तभी तुम जैसे मक्कार आदमी को देवता समझ बैठी। मुझे लगा था कि मैंने किसी मर्द से मोहब्बत की है, पर अफसोस, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, क्योंकि तुम मर्द नहीं बल्कि। वेदांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आगे एक शब्द भी मत कहना, क्योंकि मेरा नाम वेदांश चौहान है। तुम जहां पर खड़ी हो ना, वो जमीन कब तुम्हारे पैरों से खिसक जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और ऐसी हालत कर दूंगा कि कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाओगी। साधना उसके चेहरे को बहुत गौर से देख रही थी। तब वेदांश कहता है, ऐसे क्या देख रही हो?
वेदांश चौहान का असली चेहरा देख रही हूँ और खुद को यकीन दिला रही हूँ कि पहली बार मैंने जिससे मोहब्बत की, अफसोस वो मर्द नहीं था, बल्कि अपनी कमजोरी को लड़कियों के साथ बांटने वाला एक मामूली गिरा हुआ इंसान था। वेदांश जैसे ही उसके गाल पर थप्पड़ मारने चलता है कि तभी साधना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, भूल से भी ऐसी गलती मत कर देना, क्योंकि तुम होगे बहुत बड़े बिजनेसमैन, लेकिन मैं भी किसी मजबूर खानदान की बेटी नहीं हूँ। अगर गलती से भी मैंने अपने बाबूजी और भाई के सामने तुम्हारा नाम ले लिया, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी हड्डियों के कितने टुकड़े हुए हैं। तुम मुझे धमकी दे रही हो, शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। वो कटाक्ष से हंसती हुए बोली, कौन सी ताकत की बात कर रहे हो? अगर तुम्हारे अंदर ताकत होती तो तुम मोहब्बत का जाल फेंक कर, प्यार का झांसा देकर मुझे अपने करीब नहीं करते। पर शायद तुम अच्छी तरह से जानते थे कि मुझ जैसी लड़की तुम्हारी ताकत और पैसों के सामने कभी नहीं झुकेगी। तो जब सब पता चल गया है, तो जाओ यहाँ से। हाँ, जाऊंगी, पर तुम्हें ये बताने के बाद कि एक समय था जब मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी और तुम्हारी लंबी उम्र की प्रार्थना करती थी। पर अब उसी मोहब्बत की कसम मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि तुम जैसे इंसान को उसके कर्मों की सजा जरूर देना और मुझे भी एक मौका जरूर देना, जब मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा भुगतते हुए देखूं। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और बहुत सख्त अंदाज में बोली, मेरे आंसुओं को देखकर तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे इस धोखे से मुझे बहुत दुख हुआ है और मैं पूरी तरह से टूट गई हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि तुमने मुझे धोखा भी दिया और ये सबक भी सिखाया है कि मीठी मीठी बातें करने वाला इंसान अंदर से बहुत जहरीला होता है। इसलिए हर इंसान पर विश्वास करना सबसे बड़ी मूर्खता है। और लाइफ का लेसन जो तुमने मुझे सिखाया है, उसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। ये कहते हुए वो वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद वेदांश कॉलेज नहीं आया था। साधना ने उससे सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन वेदांश से सिर्फ उसे धोखा ही मिला था। लेकिन वो टूटी नहीं थी। उसने जब आयशा को सारी बात बताई, तो आयशा गुस्से से आग बबूला हो गई और कहने लगी कि हम दोनों मिलकर उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करेंगे। आयशा की बात पर साधना हंसते हुए कहती है, वो तो लुटेरा था ही, जो मेरे जज्बातों के साथ खेल रहा था। लेकिन मैं भी तो सबसे बड़ी बेवकूफ थी, जो उसकी लच्छेदार बातों में ऐसे फंस गई कि सही और गलत का डिफरेंस ही भूल गई। देखा जाए तो सबसे बड़ी गलती मेरी ही थी, जो मैं अपनी मान मर्यादा को भूलकर कुछ मिनटों की खुशी के लिए उसके साथ घूमती रही। तो ये कहना चाहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी गलती है, और ऐसी गलती है जो कभी मैं माफ नहीं करूंगी। लेकिन मैं इन सब में अपने आप को भी जिम्मेदार समझती हूँ। फिर उस दिन के बाद वो कोमल नाजुक सी लड़की, जो कभी किसी को जवाब तक देना पसंद नहीं करती थी, उसने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि अब वो किसी की गलत बात को बर्दाश्त नहीं करती थी। धीरे धीरे सारे एग्जाम खत्म हो गए और जब उसका रिजल्ट आया, तो वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है। वो वेदांश को भूली तो नहीं थी, लेकिन उस दिन के बाद फिर उसने कभी वेदांश का नाम भी नहीं लिया था। 10 दिनों की छुट्टी थी, इसलिए वो अपने मम्मी पापा के पास हिमाचल आ जाती है। उसके पिता महेंद्र चौहान हिमाचल में रहने वाले करोड़पतियों में से एक थे। हिमाचल के सबसे बड़े सेब बागानों और एक्सपोर्ट का कारोबार उनके ही हाथों में था। करोड़ों की आमदनी उनके लिए शान नहीं, बल्कि रोजमर्रा की बात थी। हिमाचल से दिल्ली तक हर बड़ी महफिल में उनका नाम इज्जत से लिया जाता था। वो स्वभाव से बहुत सख्त थे,
साधना अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उन्हें ये बात पता चल गई कि वेदांश ने उनकी बेटी को चीट किया है, तो वो वेदांश का नामो निशान तक मिटा देंगे। इसलिए जब वो घर लौटी, तो उसने अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल कर लिया। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए थे और घर का माहौल कुछ ऐसा था जिसे देखकर साधना इतना तो समझ गई थी कि उसके माँ बाबूजी ने उसे वापस हिमाचल इसीलिए बुलाया है ताकि वो उससे शादी की बात कर सकें। उसने चोरी चोरी अपने माँ बाबूजी के मुंह से शादी की बात भी सुनी थी, जिसे सुनकर वो बहुत बेचैन हो गई थी। और उसने तुरंत आयशा को कॉल लगाया और बोली, आयशा, तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, फिर बताओ मैं कैसे किसी से शादी कर सकती हूँ। उसे अगर मेरे बारे में पता चल गया कि मैं शादी से पहले किसी के साथ, तो हमारा रिश्ता तो वैसे भी टूट जाएगा। आयशा उसे डांटते हुए कहती है, रिश्ता तो तब टूटेगा जब तू उसे अपने मुंह से सारी कथा सुनाएगी। पर आयशा, झूठ बोलकर किसी रिश्ते की शुरुआत करना अच्छी बात नहीं होती। यार, ऐसी बातें कोई भी पति बर्दाश्त भी नहीं करता। इसलिए सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करो और दिल को ये समझा दो कि तुम कभी वेदांश चौहान से मिली ही नहीं थी। आयशा, ये कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी तो क्या वो नहीं जानेगा? अरे, वो शादी की रात ही जान जाएगा कि मेरा शादी से पहले भी किसी के साथ। इतना कहते कहते वो रुक गई थी। तो आयशा उसे दिलासा देते हुए कहती है, तू अभी से ही क्यों परेशान हो रही है? पहले शादी तो होने दे। नहीं आयशा, मेरी जिससे भी शादी होगी, मैं उसे वेदांश के बारे में साफ बता दूंगी। अगर फिर भी वो मुझसे शादी करना चाहेगा, तो मैं उससे शादी कर लूंगी। उसकी बात सुनकर आयशा को बहुत घबराहट होती है। वो अपने मन में कहती है, साधना, अगर तू ऐसा करेगी तो ये तेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। एक गलती तो तूने अनजाने में कर ली, पर ये गलती मैं तुझे जानबूझकर नहीं करने दूंगी। इसलिए मुझे तुम्हें ये गलती करने से रोकना होगा। वो जल्दी से अपने कपड़े पैक करती है और मम्मी पापा से परमिशन लेकर हिमाचल जाने के लिए घर से निकल पड़ती है। उधर हिमाचल में साधना के घर का माहौल बहुत खुशनुमा था। साधना के बाबूजी भी साधना के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे और उसका भाई चंदन तो साधना के घर आने पर बहुत ही ज्यादा खुश था। उसकी माँ रोज नई नई डिशें बना रही थी और ये सब देखकर साधना मुस्कुराते हुए एक दिन कहती है, अगर मुझे पता होता कि मेरे आने से आप सब लोग इतने ज्यादा खुश हो जाओगे, तो मैं बहुत पहले ही यहाँ आ जाती। उसका भाई चंदन बहुत मजाकिया लहजे में कहता है, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाली हो, इसलिए हम सब बहुत ज्यादा खुश हैं। वो भी मजाकिया अंदाज में कहती है, भाई, इतनी जल्दी आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगी। जब तक अपने लिए भाभी नहीं ले आऊंगी, तब तक यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। उसकी माँ उसे बताती है कि उन्होंने चंदन के लिए एक बहुत अच्छी लड़की देख ली है। साधना ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। वो चंदन की तरफ देखती है तो चंदन का उदास चेहरा देखकर वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं चंदन भैया की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाऊंगी। आप दोनों मुझसे वादा करो कि आप मुझे ऐसा करने से नहीं रोकेंगे। पर बिटिया, हम लोगों ने तो उस लड़की के घर वालों से हाँ भी कर दी है। मैं ये सब नहीं जानती। आपने जैसे उन्हें हाँ कहा है, वैसे ही उन्हें मना कर दीजिए। तभी वहां उसके बाबूजी आ जाते हैं और कहते हैं, बिटिया, अब ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। अगले हफ्ते वो लोग शगुन लेकर आ रहे हैं। बाबूजी, मैंने आपकी हर बात मानी है और कभी आपसे कुछ भी नहीं मांगा। लेकिन इस बार आपसे एक प्रार्थना कर रही हूँ कि प्लीज आप चंदन भैया की शादी उनकी पसंद की लड़की से करिए, क्योंकि शादी एक ऐसा बंधन होता है
जिसमें अगर साथी ही मन पसंद ना हो तो जिंदगी बोझ लगने लगती है। आज से पहले वो अपने बाबूजी के सामने ऐसे कभी नहीं बोली थी, और आज जब उसके बाबूजी ने उसे ये कहते हुए सुना तो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसका मतलब मेरी बिटिया शहर जाकर बहुत समझदार हो गई है और उसे बोलना भी आ गया है। उसकी माँ भी उसे बहुत हैरानी से देख रही थी और मन में सोच रही थी कि क्या ये वही साधना है जो कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। तभी साधना कहती है, मम्मी, मेरी फ्रेंड आयशा बहुत अच्छी लड़की है। उसके मम्मी पापा दोनों ही यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं। वो बहुत संस्कारी और मीठे स्वभाव की है। मैं चाहती हूँ कि आप चंदन भैया की शादी उससे करें। आयशा का नाम सुनकर चंदन चौंक गया था। वो साधना की तरफ देखता है तो साधना मुस्कुराते हुए कहती है, भैया, मैं उस लड़की की बात कर रही हूँ जो मेरे साथ मेरे रूम में रहती है। अब बताइए कि आपको वो लड़की पसंद है या नहीं। चंदन साधना की बात पर हल्का सा मुस्कुरा देता है, पर कहता कुछ नहीं, क्योंकि वो जानता था कि अगर बाबूजी को जरा सा भी शक हो गया कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ तो वो इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि प्यार मोहब्बत वाले रिश्ते उन्हें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए वो चुप ही रहता है। साधना के बाबूजी कहते हैं, बिटिया ठीक है, उस लड़की के परिवार वालों से कह दो कि वो बहुत जल्द आकर मुझे मिले। साधना जल्दी से अपने कमरे में आती है और आयशा को कॉल लगाती है। तब वो उसे बताती है कि वो सुबह तक हिमाचल आ जाएगी। साधना छल्लाते हुए कहती है, खबरदार, अगर तुम हिमाचल आई। पर क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी और चंदन भैया की शादी की बात माँ बाबूजी से कर ली है, और अगर तुम शादी से पहले ही अपनी ससुराल में एंट्री करोगी तो मेरे बाबूजी तुम्हें कभी भी अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। फिर पूरी जिंदगी मेरे भैया के प्यार को तरसती रहना। आयशा अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, हाय दैया, मेरी जान, ऐसा ना कहो। मुझे तुम्हारा वो हैंडसम भाई नहीं मिला तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तो फिर चुपचाप अपने घर लौट जाओ और अपने मम्मी पापा से कहो कि वो मेरे घर रिश्ता लेकर आए। आयशा खुश होते हुए उसे फोन पर ही पप्पी देने लगती है तो साधना चिढ़ते हुए कहती है, ये जो तू फोन पर प्यार लुटा रही है ना, ये अपने होने वाले पति के लिए बचा कर रखो। तभी वहां चंदन आ जाता है और साधना का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मेरी गुड़िया, तुम्हें पता था कि मैं और आयशा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। भैया, वो आयशा है, चलती फिरती आफत। पूरे दिन में 50 बार मुझे रिमाइंड कराती है कि वो आपसे प्यार करती है। तो भला मुझे कैसे नहीं पता होगा। चंदन हंसते हुए कहता है तो बिल्कुल पागल। पागल नहीं भैया, पूरी पागल। तो फिर मैं उससे शादी ना करूं। भैया, उससे शादी बाद में करना, पहले मेरे इस घर से विदाई करवा दो और फिर अकेले आप उसे झेलना। दोनों भाई बहन खूब हंसने लगते हैं। साधना को आए हुए पूरे 8 दिन बीत गए थे। आज जब वो सुबह सोकर उठी तो उसके बाबूजी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं, साधना बिटिया को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई तो बता दो, वरना साधना बिटिया कहेगी कि हम लोगों ने इतनी बड़ी सच्चाई उससे छुपा कर रखी। सच्चाई? कौन सी सच्चाई बाबूजी? तभी चंदन भी वहां आ जाता है और कहता है, बाबूजी, सच्चाई जानने के बाद कहीं मेरी गुड़िया अगर उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाई तो आप क्या करोगे? महेंद्र जी बड़े शान से कहते हैं, साधना मेरी बेटी है, उसकी रगों में चौहान का खून दौड़ रहा है। वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसकी वजह से उसके पिता का सर झुक जाए। साधना उनकी बात सुनकर शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है और मन में कहती है, बाबूजी, मैंने आपका सर तो झुका दिया है। नहीं जानती थी कि दिल एक ऐसे फरेबी से लगा रही हूँ जिसकी मोहब्बत सिर्फ एक रात की थी। महेंद्र जी जब साधना को कुछ सोचते हुए देखते हैं
तो उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बिटिया, कल तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं। बाबूजी, आपने मेरी शादी फिक्स कर दी। बिटिया, शादी मैंने नहीं, तुम्हारे दादाजी ने फिक्स की थी। वो भी अपने परम मित्र रघुवीर चौहान के पोते वेदांश चौहान के साथ। सिर्फ शादी फिक्स ही नहीं की थी, वो तो तुम दोनों की शादी भी करवा कर गए हैं। वेदांश चौहान का नाम सुनते ही साधना की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। तब चंदन उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, गुड़िया, वेदांश चौहान बहुत अच्छा लड़का है। चंदन की आवाज सुनकर साधना ख्यालों से बाहर आई थी। वो अपने मन में कहती है, नहीं नहीं, ये वो वेदांश चौहान तो नहीं हो सकता जिसने मुझे छला है और मेरे दिल के हजारों टुकड़े किए हैं। उसे चुप देखकर महेंद्र जी उसके पास आते हैं और कहते हैं, गुड़िया, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है, पर मेरी गुड़िया, यही सच है। रघुवीर चौहान और तुम्हारे दादाजी में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। ये समझ लो, पूरा हिमाचल उनकी दोस्ती की मिसालें देता था। सब कुछ ठीक था। दोनों घरों के लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों ही परिवारों का अपना अपना बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। किसी को कोई गम, कोई दर्द नहीं था। पर एक दिन अचानक तुम्हारे दादाजी के सर में बहुत जोरों से दर्द हुआ। दर्द इतना भयानक था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जब हम लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तो उनके कुछ टेस्ट कराए गए, जिससे पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। और ट्यूमर इतना ज्यादा बड़ा है कि तुरंत उसे ऑपरेट नहीं किया गया तो जान बचाना मुश्किल है। उन्हें जब ये बात पता चलती है तो वो कहते हैं, सब कुछ देख चुका हूँ, इसलिए अब जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। बस एक ख्वाहिश और थी कि भगवान जिंदगी के कुछ दिन और बख्श देता, उसमें मैं अपनी गुड़िया को दुल्हन बना हुआ देख पाता। उसके पाँव पूछकर मैं अपने आप को धन्य समझता। पर आज मेरे हिस्से में मेरी सांसें कम पड़ गईं। रघुवीर चौहान को तो जब पता चला था कि उनके दोस्त को ब्रेन ट्यूमर है, तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वो भागते हुए तुम्हारे दादाजी के पास आए और कहने लगे, दोस्त, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें अपनी भी उम्र दे देता, लेकिन अफसोस कि मेरे बस में ये नहीं है। पर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करना मेरे बस में है और मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि तुमसे बात करूंगा, तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा कि मैं तुम्हारी पोती साधना को अपनी वेदांश की दुल्हन बनाना चाहता हूँ। पर ये सोचकर चुप था कि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और समय आने पर मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताऊंगा। लेकिन वो इतना कहते कहते जब चुप हो गए, तब तुम्हारे दादाजी बोले, लेकिन दोस्त, मैंने तुम्हें धोखा दे दिया और तुम्हारी दोस्ती को छोड़कर जा रहा हूँ। तब रघुवीर चौहान कहते हैं, तुम्हारी अंतिम इच्छा यही है कि तुम अपनी साधना की शादी देखो, तो तुम्हारी ये इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। उन्होंने वेदांश के मम्मी पापा से बात की तो वो लोग भी शादी के लिए तैयार हो गए। और फिर घर के सभी बड़े लोगों ने ये तय किया कि बच्चों की शादी होगी, पर बच्चों को इस शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाएगा। बस उनसे यही कहा जाएगा कि ये बचपन का सिर्फ एक खेल है। तुम्हारे दादाजी को इस बात की बहुत चिंता थी कि बड़े होने के बाद बच्चों को इस रिश्ते से कोई ऐतराज ना हो। कहीं बड़े होने पर दोनों बच्चे इस रिश्ते को तोड़ ना दें। तब रघुवीर चौहान ने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी बनवाया और उसमें लिखवाया कि उनकी प्रॉपर्टी का 50% आज से साधना के नाम किया जा रहा है। अगर वेदांश ने बड़े होकर इस रिश्ते को तोड़ना चाहा, तो वेदांश की प्रॉपर्टी का 50% भी साधना को मिल जाएगा। और अगर साधना इस रिश्ते को तोड़ना चाहे, तो अपने बड़ों की रजामंदी से वो इस रिश्ते को तोड़ सकती है।
लेकिन उसे साबित करना होगा कि वेदांश उसके लायक नहीं है और वेदांश ने उसके साथ कुछ भी ऐसा किया है जिसकी वजह से वो वेदांश के साथ नहीं रह सकती। और फिर बेटा तुम दोनों की शादी हो गई। जिस समय शादी हुई थी तुम 7 साल की थी और वेदांश 14 साल का। तुम्हें तो उस शादी के बारे में याद भी नहीं होगा, लेकिन वेदांश को याद था। पर उसके दादा ने उससे यही कहा था कि वो सिर्फ बचपन का खेल था, इसलिए समय के साथ वो इस बात को भूल गया। तुम्हारी शादी के 10 दिन बाद जब तुम्हारे दादाजी का ऑपरेशन हुआ तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया और वो हमेशा हमेशा के लिए हम लोगों को छोड़कर चले गए। उनके जाने का रघुवीर चौहान सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। कई दिनों तक वो हॉस्पिटल में रहे और जब घर वापस लौट कर आए तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि उनका मन हिमाचल में नहीं लगता, इसलिए अब वो यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। वेदांश के पापा ने तो अपना बिजनेस मुंबई में शुरू कर लिया था और फिर इस तरह से उनकी पूरी फैमिली मुंबई में जाकर सेटल हो गई। वेदांश एक बहुत टैलेंटेड बच्चा है। उसने अपने पापा के बिजनेस को इस तरह से संभाला है कि देखते ही देखते वो इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में गिना जाने लगा। आज मुंबई में उसके 3 कॉलेज हैं। जिस कॉलेज में तुम पढ़ रही हो वो भी उसी का कॉलेज है। रघुवीर चौहान ने तुम्हें ये सब बताने से मना किया था, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था। पर अब उनकी परमिशन है कि मैं तुम्हें सारी बातें बता दूं। तुम्हारे दादाजी के जाने के बाद मैंने उन्हें अपने पिता का स्थान दिया है, इसलिए उनकी हर एक बात मानना मेरा कर्तव्य है। तभी चंदन मुस्कुराते हुए कहता है, गुड़िया तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। वेदांश बहुत संस्कारी और बहुत अच्छे विचारों का लड़का है। मैं जब अभी मुंबई आया था तब मैंने उसके बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि वो बहुत अच्छा और संस्कारी लड़का है। अपने बाबूजी और भाई की बात सुनकर साधना के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। पर उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही वेदांश है जिसने उसे छला है। लेकिन जो बातें उसके बाबूजी उसे बता रहे थे उससे तो वो 100% श्योर हो गई थी कि ये वही वेदांश चौहान है जिसने अपनी खुशी की खातिर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी ही क्या, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन फिर भी उसे 1% ऐसा लग रहा था कि शायद भगवान उसके साथ इतना बड़ा अन्याय ना करे और या वेदांश वो वेदांश ना हो। इसलिए जब उसके बाबूजी वहां से चले जाते हैं तब वो अपने भाई चंदन से कहती है, भाई क्या आपके पास वेदांश चौहान की कोई फोटो है? अरे गुड़िया वेदांश का नाम सर्च करो, एक नहीं कई फोटो तुम्हें दिख जाएंगी। अच्छा चलो मैं ही तुम्हें फोटो दिखा देता हूँ। इतना कहते हुए उसने अपने फोन में एक के बाद एक कई फोटो जब उसे दिखाई तो उसकी आंखों के सामने कुछ पल के लिए अंधेरा छा गया। दिल में दर्द हुआ और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसकी माँ ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और मुस्कुराती हुई बोली, बिटिया जितना प्यार और सम्मान तुम्हें इस घर में मिला है उससे कहीं ज्यादा प्यार और सम्मान तुम्हें उस घर में मिलेगा। इसलिए आंसू मत बहाओ और अपने पति को खुले दिल से अपना लो। उसका मन कर रहा था कि वो चीख चीख कर वेदांश की सारी सच्चाई अपने घर वालों को बता दे और कहे कि जिसे आप लोग संस्कारी समझते हो वो संस्कारी नहीं, एक प्लेबॉय है। लेकिन वो चुप थी। थोड़ी ही देर बाद वो अपने एक कमरे में आ जाती है और तड़पते हुए खुद से कहती है, काश वेदांश मैं तुमसे मिली ही ना होती और ना ही तुम्हारी सारी सच्चाई जानती होती, तो शायद कम से कम आज मैं तुम्हें अपने पति के रूप में सम्मान दे पाती। पर सब कुछ जानने के बावजूद मैं ना तो तुम्हें अपना पति मान सकती हूँ और ना ही तुम्हें पति का सम्मान दे पाऊंगी। मन तो कर रहा है कि अभी सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूं और इस रिश्ते को तोड़ दूं,
लेकिन अब मैं ये रिश्ता अपनी तरफ से तो नहीं तोड़ूंगी और ना ही तुम्हें तोड़ने दूंगी। तुमने मेरे साथ एक रात बिताने के लिए प्यार का नाटक किया था। इस नाटक का बदला मैं तुमसे कुछ इस तरह से लूंगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं तुम्हारे पाँव के नीचे से जमीन खींच लूंगी। कि साधना के पापा उसे बताते हैं कि 2 दिन बाद रणबीर चौहान यहाँ आ रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चों की शादी बचपन में हो गई थी, इस वजह से बच्चे अपनी शादी को एंजॉय नहीं कर पाए। आज बच्चे बड़े हो गए हैं, उन दोनों के भी कुछ अरमान होंगे, इसलिए एक बार फिर उनकी शादी पूरी रीति रिवाज और रस्मों के साथ बहुत शान से की जाएगी। साधना अपने भाई चंदन से पूछती है कि क्या वेदांश भी यहाँ आ रहे हैं, तो उसे पता चलता है कि वेदांश नहीं, केवल रणबीर चौहान ही आ रहे हैं। तब साधना अपने बाबूजी से कहती है, बाबूजी, मुझे आपके फैसले से कोई ऐतराज नहीं है, पर मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा एमबीए कंप्लीट हो जाए, फिर आप मेरी विदाई दे देना। बिटिया, कॉलेज तुम्हारा मुंबई में है और मुंबई में ही तुम्हारी ससुराल, तो तुम अपने ससुराल से भी कॉलेज जा सकती हो। बाबूजी, मैं नहीं चाहती कि मेरी पढ़ाई में किसी तरह की कोई बाधा आए, बस इसीलिए कह रही हूँ। महेंद्र जी जब ये बात रणवीर चौहान को बताते हैं तो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर साधना बिटिया एमबीए करने के बाद शादी करना चाहती है तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। एमबीए के फाइनल एग्जाम होते ही उन दोनों की शादी कर दी जाएगी। साधना वापस मुंबई आ जाती है। उसने जब ये बात आयशा को बताई तो आयशा को यकीन ही नहीं होता है कि वेदांश और साधना की शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी। वो साधना से कहती है कि वो इस रिश्ते को तोड़ दे, क्योंकि इस रिश्ते में वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। और तुम्हें पता भी है, वेदांश एक तुम्हारे साथ ही नहीं, न जाने कितनी लड़कियों के साथ। साधना, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क तब पड़ता जब मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत होती। ये सिर्फ नाम का रिश्ता है और नाम का ही रहेगा, लेकिन इस रिश्ते की आड़ में मैंने उसकी गलतियों की सजा ना दी तो फिर मेरा नाम भी साधना चौहान नहीं। यार, वो कोई सीधा साधा लड़का नहीं है, बहुत मास्टरमाइंड है। तुम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगी, तुम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगी। आयशा, मैं उसका कुछ भी बिगाड़ने नहीं जा रही हूँ, बस उसकी हरकतों को रोकने जा रही हूँ, ताकि फिर कोई मासूम लड़की उसका शिकार ना बने। वो अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। पढ़ाई के साथ साथ उसने मुंबई आकर एक काम और भी किया था। उसने कुछ रिपोर्टरों को अजनबी बनकर ये बताया था कि इस विला में वेदांश चौहान अक्सर अपनी रातें बिताने आता है। रिपोर्टर के लिए तो इतना ही काफी था। जब से उन्हें यह इंफॉर्मेशन मिली थी तो अधिकतर रिपोर्टर चोरी छुपे विला का चक्कर लगाते रहते थे और ये बात वेदांश चौहान को अच्छी तरह से पता चल गई थी, इसलिए वो अलर्ट हो गया था और विला में जाना भी बंद कर दिया था। साधना अपने मन में कहती है कि वेदांश चौहान अगर इस विला में रातें नहीं बिता रहा है तो जरूर उसने अपने लिए कोई दूसरा इंतजाम किया होगा। यही बात सोचकर उसने एक बार फिर अजनबी बनकर मीडिया तक ये बात पहुंचा दी कि वेदांश चौहान जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। अगर आप थोड़ा अलर्ट रहेंगे तो उनकी जिंदगी के कई राज आप लोगों के सामने आ जाएंगे। और उसकी खबर का ये असर हुआ था कि उस दिन के बाद मीडिया वेदांश चौहान की पल पल की रिपोर्ट रखता था। वेदांश अब इस बात से बहुत परेशान भी था, क्योंकि उसकी रातें सूनी सूनी बीत रही थीं। दोस्तों, साधना को तो पता चल गया है कि उसकी शादी वेदांश से हुई थी, लेकिन अभी इस बात से वेदांश है बेखबर। आखिर क्या होगा जब शादी के एक दिन पहले वेदांश का सामना साधना से होगा और उसे पता चलेगा कि साधना ही उसकी बीवी है, तो वो क्या करेगा? देखना बहुत दिलचस्प होगा, इसलिए कहानी का अगला भाग सुनना बिल्कुल भी ना भूलना।
दोस्तों बहुत मेहनत से कहानी लिखती हूँ, तो प्लीज़ अगर कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक ज़रूर किया करें। और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कहानी के प्रति अपनी राय देना बिल्कुल भी मत भूलना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।